अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश 111 की आउटलाइन में से ऐड किया है और इसकी हमने 11 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें 30 मार्क्स का पेपर आता है। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का मतलब जो टॉपिक है लिखा हुआ है रिवाइजिंग द टेक्स्ट, रिवाइजिंग द वे वी लुक एट टेक्स्ट, कि हम जो कोई टेक्स्ट होता है उसको किस तरह देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। तो हम इसमें टेक्स्ट की टाइप पढ़ेंगे और जॉनरास पढ़ेंगे और टेक्स्ट लिखने के पर्पस यानी कि वजूहात पढ़ेंगे कि टेक्स्ट क्यों लिखा गया, इसकी क्या वजह, इसका इफ़ेक्ट क्या है इस टेक्स्ट का ना रीडर पर। तो यूनिट 1 हमें ये सारी चीज़ें सिखाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। Revising the way we look at text. In this unit, you will revise the techniques that you can use when you first encounter a text and before you go on to read it closely. सो इस यूनिट में जो है हम सीखेंगे, टेक्निक्स सीखेंगे कि किस तरह से हम एक टेक्स्ट को रीड करते हैं या कोई टेक्स्ट हम पहली दफ़ा देखते हैं तो हमारा नज़रिया क्या होता है उस टेक्स्ट के बारे में और हम फिर उसको कैसे क्लोजली पढ़ने लग जाते हैं। तो इसमें पहला फोकस हमारा करवाया गया टेप पर। टेप एब्रीविएशन है। चलिए देखते हैं किस चीज़ की एब्रीविएशन है। व्हेन यू फर्स्ट इनकाउंटर अ टेक्स्ट देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चन नीड टू आस्क, यू नीड टू आस्क। जब आप पहली दफ़ा किसी लैंग्वेज के वर्ड को देखते हैं तो और आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये क्या है, लेकिन आपके माइंड में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रोड्यूस होते हैं कि ये क्या है, किससे मुतल्लिक है। जी हाँ, तो टेप टी व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट इज़ इट। जो हम टेक्स्ट देखते हैं पहली दफ़ा तो हमारे में सवाल आता है ये किस किस्म का टेक्स्ट है। और ए से whom इज़ इट एम्ड एट, इसका मुझ पर क्या असर होगा। ठीक है। व्हाट इज़ इट्स इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ इट्स पर्पस, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। और व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन मी, इसका मुझ पर क्या असर होगा। सो टेप ये हो गया। दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विदाउट योर रीडिंग द होल टेक्स्ट। और ये उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं जब आप टेक्स्ट को पूरा देखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकाउंट इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रक्शन, परसुएशन, आर्गूमेंट। अब ये सारी टेक्स्ट की क्या है टाइप्स हैं। इस किस्म के टेक्स्ट होते हैं। कोई टेक्स्ट रिकाउंट करवा रहा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, कोई इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट होता है, किसी टेक्स्ट में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, परसुएशन होती है, आर्गूमेंट होती है। अब इस किस्म के टेक्स्ट और आर्टिकल फर्दर हम आगे इस पूरी बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टेप है और टेप में इस किस्म के टेक्स्ट होते हैं जो हमें पढ़ने को मिलते हैं। अब ये सारी रीडिंग की कैटेगरीज थी जो हमने पढ़ी थी कि इस किस्म की जो है राइटिंग होती है, टेक्स्ट होते हैं। दीज कैटेगरीज आर यूजफुल बिकॉज दे हेल्प द टेक्स्ट बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट द गाइड मैनी ऑफ टेक्स्ट इन दिस बुक इन्वॉल्व अ टाइप, अ न्यूज़पेपर फीचर आर्टिकल फॉर इंस्टेंस फीचर ऑफ रिकाउंट एंड आर्गूमेंट टेक्स्ट टाइप। अब अगर इस पूरी बुक में हमें इस तरह के जो है ना टेक्स्ट पढ़ने को मिलेंगे। अब genre is a term we use to classify different types of sciences, fiction and romance. Each genre has its own set of conventions in term of plot, character, setting and language. अब इसमें genres पढ़ेंगे, बहुत सारे हम genres। उन genres में हमें fiction, romance, non fiction और sciences से related जो हमें आर्टिकल्स और न्यूज़ आर्टिकल्स और उसके बाद राइटिंग्स पढ़ने को मिलेंगी इस किस्म की। सो फिक्शन और नॉन फिक्शन, हकीकत पर मबनी कहानियाँ और गैर हकीकी कहानियाँ। ठीक है। सो फर्दर इस बुक में हम ये भी पढ़ेंगे कि जितनी भी है उसमें जितने भी यूनराज हैं उनमें प्लॉट, करेक्टर, सेटिंग एंड लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है एक तरतीब बनाई गई है इस तरतीब से ताकि रीडर को जो है आर्टिकल समझने में आसानी हो। सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है उसमें। सो एक्टिविटी 1.1 स्टडिंग अ वेबसाइट एक्सट्रैक्ट। और 1.1 एक्टिविटी में जो है ना ये जो हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, ये एक वेबसाइट से लिया गया है, वेबसाइट एक्सट्रैक्ट है। चलें जी। रेन फॉरेस्ट आर बीइंग चॉप्ड डाउन एट अ कैटाफोरिक रेट बट यू पर्सनली यू कैन सेव 100 of trees for a relatively small donation to the World Land Trust. A donation to the World Land Trust of $150 will save and protect nearly 15,000 big trees in a tropical forest in the Amazon basin. That's about 10 PA a tree, and we will plant a tree for you in UK for free.
अडाप्टेड फ्रॉम, अब आगे वेबसाइट का लिंक दिया गया है जहाँ से ये लिया गया, आप इस वेबसाइट पे जाकर ये पूरा पढ़ सकते हैं। सो इस राइटिंग में हमें बताने का मकसद ये था, ये राइटिंग जो है इन्फॉर्मेशन है और कन्विंस करती है हमें कि इंफॉर्मेटिव राइटिंग है। कन्विंस, इसका आंसर भी दिया गया कि इस राइटिंग का मकसद क्या है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमेजन फॉरेस्ट एंड ऑल्सो स्ट्रेसेस द रीडर टू डोनेट फॉर ट्री प्लांटेशन, और रीडर पे इस चीज़ का स्ट्रेस डालती है कि वो ट्री प्लांटेशन के लिए जो है डोनेशन दे। ठीक है, सो ये आर्टिकल जो है लिया गया एक वेबसाइट से जिसका मकसद है परसुएट करना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए डोनेट करना पड़ेगा, और लोग डोनेट करते हैं। जी हाँ, तो ये जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है ये इन्फॉर्मेटिव था, कन्विंसिंग था, और मोर एवर इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अमेजोन रेन फॉरेस्ट। इसने इन्फॉर्मेशन दी अमेजोन रेन फॉरेस्ट की, एंड ऑल्सो स्ट्रेसेस द रीडर, और रीडर पर स्ट्रेस डाला दैट द रीडर टू डोनेट फॉर ट्री प्लांटेशन, की रीडर जो है ना ट्री प्लांटेशन के लिए डोनेट करे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, एक्टिविटी 1.2। When I saw was the count's head coming out from window. I did not see the face, but I knew the man, neck and movement of his back and arms. वो कहता है जब मैंने पहली दफ़ा काउंट का हेड देखा जो विंडो से बाहर आ रहा था, मैंने उसका चेहरा सही से नहीं देखा, बट आई न्यू मैन, नेक एंड मूवमेंट, उसकी नेक और मूवमेंट और उसके बाजुओं से मैंने पहचान ली कि ये कौन है। इन एनी केस आई कुड नॉट मिस्टेक द हैंड्स विच आई हैड स्टडिंग। I was at first interested and somewhat amused, for it is wonderful how small a matter will interest and amuse a man when he is prisoner. But my very feelings changed to repulsion and terror when I saw the whole man slowly emerge from the window and begin to crawl down the castle wall over the dreadful abyss, face down with his cloak spreading out around him like great wings. At first I could not believe my eyes. I thought it was some trick of the moonlight, some weird effect of shadow. But I kept looking, and when I could be no delusion. I saw the fingers and toe grasp the corners of the stones, worn clear of the mortar by the stress of fear, and by thus using every projection and inequality, move downward and considerable speed, just as a lizard move along a wall. From Dracula by Bram Stoker। अब ये जो हमने पीस ऑफ राइटिंग पढ़ा है ये ड्रैकुला बुक में से लिया गया एक बुक है, बैरम स्टॉकर ने लिखा है ये। ठीक है, इधर हमारे पास तो देखते हैं ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है, इसका मकसद क्या है, तो उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। लाइन नंबर 3। अब वो कहता है मुझे पहले तो दिलचस्पी थी और किसी हद तक मज़ा आया इस सीन को देखने में कि जब कोई कैदी होता है तो एक छोटा सा मामला किस कदर दिलचस्पी का बाइस बनता है। लेकिन जब मैंने देखा कि ये सारा आदमी खिड़की से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है और खौफनाक खाई से किले की दीवार पर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगता है। इसकी चादर इसके गिर्द बड़े परों की तरह फैली हुई थी। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैंने सोचा ये चांदनी की कोई चाल है या फिर साए का कोई अजीब असर है, लेकिन मैं देखता रहा, कोई फरेब नहीं हो सकता। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां पत्थरों के कोनों को पकड़ती हैं जो बरसों के दबाव से मार्टर से साफ हो जाती हैं, और वो काफ़ी रफ्तार से नीचे की जानिब बढ़ता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई छिपकली दीवार से नीचे उतरती है और नीचे की जानिब हरकत करती है। तो ये जो हमने पीस ऑफ राइटिंग डिस्कस किया है ये फिक्शन है। फिक्शन देखें 3 काइंड्स की होती हैं, एक साइंस से रिलेटेड होती है और क्राइम से रिलेटेड और रोमांस से रिलेटेड। तो ये एक हमारे पास फिक्शन थी, एक इमेजिनेशन थी, ये इसमें रियलिटी कोई भी नहीं है कि वो सोचता है, कभी उसको क्या लगता है, फिर वो कभी उसको जो है चांदनी का कोई साया लगता है, इस तरह से ना, मतलब उसको रियल नहीं लग रहा, कभी वो क्या इमेजिन कर रहा है राइटर तो कभी क्या। सो ये एक हमारे पास फिक्शन थी या पीस ऑफ राइटिंग, इसे हम फिक्शन का नाम देंगे। ठीक है, अगली पीस ऑफ राइटिंग है फोकस या ऑडियंस। अब यहाँ पर लोगों को फोकस करवाया गया है ऑडियंस का किसी रिसाले को लेकर। तो देखते हैं इसमें क्या बहस की गई है। We use the term audience to describe the intended readership of a text. This is often clear from the title or cover of a book or even the genre. For instance, Ken Holmes' Quick Work is obviously a cookery book aimed at people who wish to learn Chinese cooking. However,
If we study the cover of the book, flick through the pages and read the back over, we can also tell that it is aimed at inexperienced cooks who are likely to be non-Chinese and who lead busy lives. For times when speed is key concern, Holmes' latest cooking offer recipes that are easy to prepare and boost an Asian flair, appealing to the American palate. An authority on Chinese cooking, Holmes opens his cookbook with a section on ingredients and techniques designed to instruct even the most amateur cook from published weekly. So in fact, ascertaining the audience of text often demands careful reading and some detective work. इसमें जो एक वीकली रसाला है, अब इस पीस ऑफ राइटिंग में वीकली रसाला है, उसको पब्लिश करने पर बात की गई है कि केन होम जो है ना, वो जो अनएक्सपीरियंस कुक होते हैं ना, जिनको खाना नहीं पकाना, तो उनके लिए एक रसाला शाया करता है। अब ये एक किस्म की इंफॉर्मेशन भी और परसुएसिव पीस ऑफ राइटिंग है, और अनएक्सपीरियंस लोग जिनको खाना नहीं पकाना था, तो वो यहाँ से खाना पकाना सीखते हैं, और जो है ये सबसे कम वक्त में जो खाना तैयार होता है वो सिखाता है केन। और ये बुक वो उन लोगों के लिए बनाता है, ये रसाला जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती, जो चाइनीज़ कुकिंग पसंद करते हैं और चाइनीज़ सीखना पसंद करते हैं। और अक्सर अब इसमें यह भी बताया गया कि हमारा फोकस जो है ना, ऑडियंस का फोकस जो है किस राइटिंग पर ज़्यादा जल्दी पड़ता है। कभी हम बुक का जो फ्रंट कवर है उस पर देख लेते हैं और टॉपिक और टाइटल पढ़ लेते हैं, तो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, तो हम उस बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अब ये कुकिंग की बुक है, तो इसके भी फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि इसमें जो है चाइनीज़ कुकिंग केन होम सिखाता है। तो जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती, तो वो इसके एडवर्टीज़मेंट ही है किस्म की, कि इंसान जो है वो किसी बुक का पम्फलेट जब फर्स्ट पेज पढ़ लेता है तो उसकी जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है उस बुक को मज़ीद पढ़ने में। इस बुक का नाम है केन होम्स क्विक वॉक, यानी कि जल्दी जो खाना तैयार हो जाए। इसमें वो रेसिपीज़ दी गई हैं जो मतलब बहुत कम वक्त में खाना। होम्स ओपन हिज कुक बुक विद अ सेक्शन ऑन इंग्रेडिएंट्स। उसने अपनी कुक बुक में एक सेक्शन बनाया जिसमें इंग्रेडिएंट्स और टेक्निक्स दी गई हैं, और लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो एमेच्योर कुक, यानी कि जो लोग को मेच्योर नहीं होते, तो उनके लिए, यानी कि कुकिंग पर उनकी पूरी महारत नहीं होती। ओके जी, जो हमने अब ये जो हमने पीस ऑफ राइटिंग पढ़ा है, ये जो आर्टिकल पढ़ा है, इसमें हमें दो चीज़ें सीखने को मिली। एक तो कि हम बुक का जो फर्स्ट पेज है, एक तो वहाँ से पता लगा लेते हैं कि ये किससे मुताल्लिक है, इसमें क्या चीज़ बयान की गई है। नंबर 2, अब ये जो पीस ऑफ आर्टिकल है, एक तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी, दूसरा परसुएड किया गया इसमें पीपल को ना, लोगों को बनाया गया कि वो इस बुक को जो है ख़रीदें, और ये एक हेल्पफुल बुक भी है फॉर amateur cook, so this is helpful and good writing. So अब ये जो हमने राइटिंग पढ़ी है, इस राइटिंग को हम नाम देंगे परसुएड एंड इंफॉर्मेशन। अब इसमें रीडर को परसुएड किया गया है और उसकी इंटेंशन जो है वो रिसीव की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोकस राइटिंग पर्पसेस। Writing can be divided into 4 main categories. Writing की 4 main categories है depending on the purpose of writer, और राइटर के लिखने की वजह पर जो डिपेंड करती है। तो राइटर के पर्पस क्या है? टू इमेजिन, एक्सप्लोर, एंटरटेन, टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, परसुएड, आर्ग्यू, एडवाइस एंड एनालाइज, रिव्यू, कमेंट। सो जो राइटिंग है ना, राइटिंग को 4 मेन कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया, और उसके जो पर्पज़ हैं वो ये हैं कि टू इमेज, एक्सप्लोर एंड एंटरटेन। कुछ राइटिंग जो होती हैं उसमें रीडर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलती है, और इमेज फॉर्म होता है उसके माइंड में, और उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो कुछ एक्सप्लेनेशन होती है जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ डिस्क्राइब किया होता है। परसुएड, जिसमें उसको जो है परसुएड किया जाता है, एडवाइस दी जाती है, और आर्ग्यू किया जाता है, किसी टॉपिक को लेकर आर्ग्यू किया जाता है, दलाइल दिए जाते हैं, एडवाइस की जाती है। एनालाइज, फिर वो किसी राइटिंग को एनालाइज भी करता है। रिव्यू, कमेंट, और वो कोई कुछ कमेंट्स पढ़ता है, और फिर अब ये सारा बेसिकली राइटिंग की कैटेगरीज हैं जो मकासद हैं लिखने के, और जो रीडर के लिए ये सारा बाइस बनते हैं कि उसको समझ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कुछ उसके लिए परसुएशन होती हैं, कुछ एक्सप्लेन की होती हैं, कुछ उसके लिए एक्सप्लोरेशन होती है, नई चीज़ उसको पढ़ने को मिलती हैं। इस किस्म की राइटिंग्स होती हैं। नेक्स्ट
These categories are useful when you first encounter a text because they help you focus on the writer's intentions. Again, these only give us a round guide. Many of the complex texts that you will read this year will fit into more than one of these categories. So, focusing any text demand relevant scanning and minute observation. The best way to do it underline those elements that are important in the text. In this way, the objective performance and the outcomes of the text can be analyzed. अब इसमें बताया गया जो राइटिंग्स हमने ऊपर पढ़ी हैं 4 कैटेगरीज, इसमें कोई टेक्स्ट है उसको हम फर्स्ट इनकाउंटर करते हैं तो हमारी इंटेंशन जो है राइटर की वो डेवलप होती है और वो फिर दोबारा उसको पढ़ने की कोशिश करता है और उससे गाइडलाइन हासिल करता है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है राइटर, रीडर जो है उसकी इंटेंशन डेवलप होती है उस पीस ऑफ राइटिंग के मुतालिक। जैसे फर्स्ट टाइम जो भी राइटिंग में पढ़ता है उससे नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं और वो एनालाइज करता है चीज़ों को अंडरलाइन करता है एलिमेंट्स को और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखता है टेक्स्ट में और इंफॉर्मेशन गेन करता है, अपनी नॉलेज गेन करता है। सो ये सारे मकासद होते हैं राइटिंग के। आगे देखते हैं एक और पीस ऑफ राइटिंग, उसे पढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.3 आइडेंटिफाइंग पर्पस। अब इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है राइटिंग का पर्पस कि इसका मकसद क्या है। रीडिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड विद ए पार्टनर डिसाइड ऑफ द कैटेगरी ऑफ पर्पस लिस्टेड अबव इट फिट्स बेस्ट। ये किस मतलब राइटिंग पर्पस में बेस्ट फिट होती है। यू मे फाइंड हाउएवर दैट द टेक्स्ट फिट्स इनटू मोर देन वन ऑफ द 4 ग्रुप्स। यानी कि जो हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी उसमें से किस पे फिट करता है। अपने फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप डिसाइड करें इस राइटिंग को पढ़ के। देखते हैं पैराग्राफ नंबर ए। परहैप्स द फर्स्ट किड्स फ्लिक टू फीचर द 3 handicapped character in the lead roles. Finding Nemo is about parental love, the defeat of even justified fear for our loved ones, loyal friendship, and the ability to overcome hardships in such a way that is actually make you a better person. Yes, all these worthwhile and well-intentioned themes are wedged into this technicolor dream, yet the movie never once comes close to being Tracy or Maudlin or sappy or trite, and that's a real tough balance to maintain. Adapted from filmscritic.com। अब ये भी एक वेबसाइट से लिया गया था। दिस पैराग्राफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेटिव राइटिंग। अब ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है ये इंफॉर्मेटिव राइटिंग की एक एग्जाम्पल है। चलिए इसको देखते हैं इसमें बात क्या हुई है। शायद पहला बच्चों का फ्लिक जिसमें 3 किरदार माजूरों को मरकज़ी किरदारों के तौर पर दिखाया गया है। नीमू को तलाश करना वालिदैन की मोहब्बत के बारे में है, अपने प्यारों के लिए खौफ की शिकस्त, यहाँ तक कि जायज़ भी, वफादार दोस्ती और इस तरह से की मुश्किलों में काबू पाने की सलाहियत। यह हकीकत है कि आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। जी हाँ, ये तमाम काबिल कदर और नेक नियति वाले थीम्स को अलग कर दिया जिसमें टेक्निकुलर ख्वाब पाए जाते हैं। फिर भी फिल्म कभी ट्रेसली, माउटलिन और सैपी और ट्राइट के होने के करीब नहीं आती और ये बरकरार रखने के लिए एक हकीकी सख्त तवाज़न है। अभी जो पीस ऑफ राइटिंग है ना ये एक फ़िल्म में से लिया गया जिसको में नीमो का किरदार और 3 हैंडीकैप्ड बच्चे, माजूर बच्चों को दिखाया गया किरदार। तो इसमें जो है वो बताया गया कि उन्होंने मुश्किलों का इस तरह से सामना किया। तो ये सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई मूवी का एक पार्ट डिस्कस करके। सो इस पैराग्राफ अब ये जो जितनी भी हमने राइटिंग्स पढ़ी हैं इन सब राइटिंग्स पढ़ने का मकसद ये था कि हमें राइटिंग जो है लिखने का मकसद पता चले, रीडर के लिए क्यों लिखी गई, रीडर को इस राइटिंग से जो है किस चीज़ का आइडिया हुआ। तो इस राइटिंग से हमें पता चला दिस पैराग्राफ इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेटिव राइटिंग। ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है ये इंफॉर्मेटिव राइटिंग की एग्जांपल है, यानी कि इसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक मूवी है उसमें 3 किरदार हैं, एक नीमो है और वो किरदार किस तरह से काम करते हैं और उनका क्या रोल है उसमें। सो दिस पैराग्राफ इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेटिव राइटिंग। तो ये इंफॉर्मेटिव राइटिंग थी जिसमें हमें मालूमात हासिल हुई। पैराग्राफ नंबर बी देखते हैं। द CD player spins the disc while the laser assembly moves outward from the center of the CD at a steady speed.
The bumps move past any point at the outer edge of the CD more rapidly than they move past any point nearer the CD's center. In order to keep the bumps moving past the laser at a constant rate, the player must slow the spinning speed of the disc as the laser assembly moves outward. अब ये भी हमारे पास एक पीस ऑफ राइटिंग है। तो अब हमने ये भी बताना कि ये पीस ऑफ राइटिंग में हमें क्या बताया जा रहा है। ये फ्रॉम howstuffworks.com ये एक साइट से लिया गया है। सो देखते हैं ये पीस ऑफ राइटिंग क्या है, ट्रांसलेशन करते हैं इसकी। सीडी प्लेयर डिस्क को घुमाता है और लेज़र डिस्क से बाहर की तरफ हरकत करती है एक मुस्तहकम रफ्तार से। तो इसके दो सेंटेंस पढ़े हैं, उससे मैं तकरीबन ये आइडिया हो गया कि ये जो पैराग्राफ, ये पीस ऑफ राइटिंग जो है ना, ये जो पैराग्राफ है ये एग्जांपल है परसुएसिव एंड इंफॉर्मेटिव राइटिंग। यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। बेसिकली इसमें हमें जो है सीडी और ये जो हमारे पास सीडी प्लेयर है इसका वर्किंग बताया गया, किस तरह से काम करता है। कभी वो सीडी उसके एज पे मूव करती, फास्ट मूव करती, कॉन्स्टेंट स्पीड पे मूव करती, ये सारी हमने चीज़ें इसमें रीड आउट करी हैं। तो इस पीस ऑफ राइटिंग का जो आंसर है कि ये पीस ऑफ राइटिंग परसुएसिव एंड इंफॉर्मेटिव राइटिंग है। परसुएसिव इसलिए कि हम रीडर को बताया गया कि इसमें जो है इसकी वर्किंग क्या है, ये क्या क्या काम करती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नेक्स्ट फोकस करवाया गया इफ़ेक्ट, यानी कि इफ़ेक्टिव राइटिंग, ऐसी राइटिंग जो इफ़ेक्चुअल हो, उसका कोई ना कोई असर छोड़ दिया राइटिंग रीडर पर। सो पढ़ते हैं। दिस रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ द राइटिंग हैज़ ओनली एज यू आर रीडर इट मे बी। अब कौन सा इफेक्ट हो सकता है? इमोशनल, मेकिंग यू फील एंग्री फॉर इंस्टेंस। रेशनल, मेकिंग यू बेटर इन्फॉर्म्ड। इसमें इमोशनल और रेशनल इफेक्ट जो है वो हमें पढ़ने को मिलेंगे। इमोशनल इस तरह से कि जो है हमें मतलब उस पर गुस्सा आएगा या फिर सिंपैथी पैदा होगी, और रेशनल कि हमें बेहतर इन्फॉर्म किया जाएगा चीज़ के बारे में कि पीस ऑफ राइटिंग का मकसद क्या है, लिखने का क्या इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। तो एक्टिविटी 1.4 लास्ट एक्टिविटी इस यूनिट की देखते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू द इमोशनल राइटिंग। As you read the following extract from a newspaper article published in the Straits Times on 18th October 2003, as ask yourself about the effect of the writing try to achieve. How does the article affect you? So ये जो राइटिंग है 18 अक्टूबर को स्ट्रेट्स टाइम्स के अंदर जो है पब्लिश हुई है 2003 में, और इसमें हमें जो है हमने खुद से सवाल करना है कि जो राइटर है वो क्या चीज़ अचीव कर रहा है रीडर से। सो हाउ डज द आर्टिकल इफेक्ट यू, ये आर्टिकल हमें किस तरह से इफेक्टिव है हमारे लिए। सो बेबीज हैंगिंग फ्रॉम नेट्स इज़ नॉट समथिंग यू सीन ऑफन, यानी कि बच्चे जो है वो नेट्स के साथ हैंग हुए जो आपने कभी कभार देखे होंगे। नोर इज़ इट समथिंग यू वॉन्ट टू सी अगेन, और आप दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। अ फ्यू वीक्स अगो, बहुत हफ्ते पहले, आई टुक अ शॉर्ट हॉलीडे इन सीम रीप इन कम्बोडिया, कि मैं कुछ हफ्ते पहले जो है अपने शॉर्ट हॉलीडेज़ कम छुट्टियों के लिए सीम रीप कम्बोडिया में गया था। इट वॉज एन आई ओपनिंग वेकेशन इन मोर वेज देन वन, ये एक से ज़्यादा तरीक़ों से आँख खोलने वाली छुट्टी थी। Apart from taking in the breathtaking sight of Angkor Wat as well as the city's other sacred ruins, I visited a state orphanage which two friends of mine are helping to support. Now a state orphanage is different from those which are run by private concern like church, group of corporations from countries like Japan or France. Again, those tend to be better maintained. और वो कहते हैं एंकोर वाट के साथ शहर के दिलकश नज़ारों को देखने के अलावा दूसरे मुक़द्दस खंडरात में मैंने एक रियासती यतीम खाने का दौरा किया जिन्हें मेरे दो दोस्त मदद कर रहे हैं। अब एक रियासती यतीम खाना इनसे मुख्तलिफ है जो निजी फ़िक्र के साथ तहत चलाया जाता है, जिसे चर्च ग्रुप्स जापान और फ्रांस जैसे ममालिक की कॉरपोरेशंस इनकी देखभाल बेहतर करती है। The state orphanage that I visited, the Angkor orphanage, run down to say that at least the 60 kids there subsist on grand total of $5 and $8.60
a month, and building's most distinguishing feature is the heart-rendingly surreal sight of 10 babies hanging from the ceiling in the string hammocks. They hang there all day with no pants, with no pants on, and are left to urinate and vomit through the nets, while someone will occasionally mop the floor beneath. Nobody wipe the babies clean, and definitely nobody hangs or cuddle them. From What Price Charity by Ong So Chin. अब ये इस आर्टिकल से लिया गया व्हाट प्राइस चैरिटी से, ये पीस ऑफ राइटिंग, और इसका रीडर पर क्या इफेक्ट पड़ता है अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है वो। द स्टेट ऑर्फनेज दैट आई विजिटेड, वो ऑर्फनेज रियासती जिसका मैंने दौरा किया, कोर वार्ड्स का एक यतीम खाना जिसमें कहने के लिए कुछ ना कुछ है। द 60 किड्स, 7 बच्चे जिन पर $5 से $8.60 आ मंथ, एक महीने का जो है वो सबसिस्ट यानी कि कायमशुदा बच्चों पर खर्च होता है, यानी कि ये पैसे कायम किए गए। एंड द बिल्डिंग मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर, और उस बिल्डिंग के फीचर ये थे। अब वो कह रहा है कि द हार्ट रेंडिंगली सररियल साइट, यानी कि दिल को दहला देने वाला हकीकी मंजर ये था कि 10 बच्चे हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग इन द स्ट्रिंग हैमॉक्स, 10 बच्चे जो हैं जालियों में बांधे हुए थे ऊपर सीलिंग यानी कि छत के साथ लटकाया हुआ था झूलों को, और उसमें 10 बच्चे डाले हुए थे। दे हैंग देयर ऑल डे, वो सारा दिन उधर लटके रहते थे। विद नो पैंट्स यानी कि उन्होंने पजामे नहीं पहने हुए थे। एंड नो लेफ्ट टू यूरिनेट एंड आर लेफ्ट टू यूरिनेट टू वॉमिट थ्रू द नेट्स, और उनको छोड़ दिया गया था कि वो उसी नेट के अंदर से यूरिनेट भी करते थे और वॉमिट भी करते थे। जबकि कोई फर्श तो साफ़ कर जाता था लेकिन उन बच्चों को साफ़ नहीं करता था। एंड डेफिनेटली नो बॉडी हंग्स और कुडल देम, यानी कि और हकीकत में उनको कोई गले नहीं लगाता, यानी कि उन बच्चों को कोई भी प्यार नहीं करता जो वहाँ पे होते हैं। अब ये जो हमने आर्टिकल पढ़ा है, पीस ऑफ राइटिंग पढ़ा है, ये जो है एक तो अगली इफ़ेक्ट जो है रीडर पर डाल रहा है, सेकेंडली एक एंगर भी है, इमोशनल इफ़ेक्ट आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, और बच्चों के लिए सिंपैथी भी आ रही है कि ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए ताकि उन पर ज़्यादा उनकी अच्छी केयर की जाए। इसी पीस ऑफ राइटिंग के जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ 3 वर्ड्स ऑफ फ्रेज, 3 वर्ड ऑफ फ्रेज बताएं जो रीडर पर जो है इमोशनल इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और वाई दे आर इफेक्टिव, और इफेक्टिव क्यों। और दूसरा सवाल है व्हाट डू यू थिंक द राइटर वांट्स अस टू फील व्हेन वी रीड दिस आर्टिकल, व्हाट माइट शी वांट अस टू डू। अब जो राइटर है उसका लिखने का मकसद क्या था, हम क्या फील करते हैं और हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। इसके आंसर देखें क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर बन रहा है शॉकिंग वोकेशन, और 3 बताने ना फ्रेजेस। सेकंड है $5 टू मेक एंड्स मीट नीड्स, आगे बेबी वर नॉट वाइप्ड बाय एनीवन, कि उनको कोई भी वाइप नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है द राइटर वांट अस टू रियलाइज मिजरेबल कंडीशन ऑफ बेबीज इन एंकोर ऑर्फनेज, पर शी ऑल्सो डिज़ायर्स टू सपोर्ट दीज चिल्ड्रन इन सम वे और द अदर वेज ऑफ मनी, यानी कि मतलब पैसे देकर, कुछ फंड्स देकर उन बच्चों की मदद कर दी जाए। सो होप सो। अब इसमें इस यूनिट में हमने बहुत सारे पीस ऑफ राइटिंग्स पढ़े हैं जिससे हमें पीस ऑफ राइटिंग का आइडिया हुआ है कि अगर कोई राइटिंग हम पढ़ रहे हैं तो उसके मकसद क्या है, राइटर का राइटिंग लिखने का मकसद क्या है, आर्टिकल्स कैसे होते हैं, किस किस्म के फीचर्स होते हैं, फीचर आर्टिकल होते हैं, फिक्शन क्या होती है, नॉन फिक्शन क्या होती है। इस यूनिट में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो हमने पहले शायद नहीं पढ़ी होंगी। सो होप सो ये यूनिट आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन की, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया। और इस यूनिट में जो है व्हाट प्राइस चैरिटी ये आया हुआ 5 मार्क्स का 2018 के पेपर में, आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और इस यूनिट की जो समरीज़ हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से ले लीजिएगा सारे यूनिट्स की। होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।